हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोज पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग जो करंट अफेयर कवर कर रहे हैं वो सभी एग्जाम्स में आप लोगों की हेल्प करते हैं। शायद आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखा होगा और यदि हाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी हम लोग मंथली रिवीजन लेकर चल रहे हैं अगस्त मंथ का, तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कोट के साथ में। एक मनुष्य और ईश्वर के बीच में वार्तालाप होती है। मनुष्य जो है वो हमेशा ईश्वर से ये पूछता है कि जब भी मैं कोई चीज पाने की कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं, तो वो चीज जो है वो मुझे नहीं मिलती है। मेरी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो इतनी बढ़ चुकी हैं, लेकिन कुछ भी मुझे हासिल नहीं हो रहा है। तो इस पर ईश्वर का क्या जवाब है वो सुनिए। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। लेकिन तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि एक तो टाइम का पंचुअल जो है वो आप लोग को होना है और आप अपनी मेहनत जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से कीजिए और बाकी सब काम जो है वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ज्योति पुंज जो है वो पूरे विश्व को नियंत्रित कर रहा है। ये बात जो है वो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माननी ही पड़ेगी। इसलिए कुछ कंट्रोल जो है वो ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और जब आप वो कंट्रोल छोड़ेंगे तो फिर वही होगा जो आप चाहेंगे। तो चलिए न्यूज ऑफ द डे की हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन न्यूज है। रिसेंटली जो है रजनीश कुमार को अपॉइंट किया गया है भारत पे बोर्ड का चेयरपर्सन। इससे पहले ये एसबीआई के बॉस रह चुके हैं। बॉस का मीन्स आप लोग समझ रहे हैं, चेयरपर्सन रह चुके हैं एसबीआई के अंदर और अब जो है अपॉइंट किए गए हैं भारत पे के लिए चेयरपर्सन। नेक्स्ट देखिए, अगली न्यूज भी बड़ी बेहतरीन है। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो एडवाइजर हैं उनको चेंज कर दिया गया है। अमित खरे जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी के मतलब प्रधानमंत्री के सलाहकार। इससे पहले जो हैं वो आईबी के एज ए एडवाइजर जो है वो काम कर चुके हैं और अब इनको अपॉइंट किया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर। नेक्स्ट देखिए, बड़ी बेहतरीन न्यूज है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, साथ में मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अब भारत के अंदर जो है वो महारत्न कंपनियां कितनी हो चुकी हैं। महारत्न बताइएगा और नवरत्न कंपनियां कितनी हो चुकी हैं। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है उसको अब महारत्न का स्टेटस दिया जा चुका है। देखिए 16 तो जो है वो मिनी रत्न कंपनियां हैं, लेकिन महारत्न कंपनियां हैं वो कितनी हैं वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए जब किसी कंपनी की एक एनुअल टर्नओवर जो है वो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है तो उसे महारत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया जाता है। तो यहां पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है उसको महारत्न का स्टेटस दे दिया गया है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अब कितनी जो है वो महारत्न कंपनियां भारत के अंदर बन चुकी हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, गाइड आपको करना हो तो मुझे आप लोग जो है वो मुझे क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोग को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। अभी हम लोग जो रिवीजन लेकर चल रहे हैं अगस्त मंथ का, उसका भी क्विज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है और इसके साथ में ही जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उनका भी क्विज अवेलेबल रहता है, तो उसे आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करना है। 14 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रिसेंटली आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस मतलब कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर प्रेसिडेंट के द्वारा 8 नए जो चीफ जस्टिस हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया है इन डिफरेंट स्टेट्स। तो राजस्थान के नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम क्या है? ए इज करेक्ट आंसर। तो इंद्रजीत महंती के स्थान पर ए कुरैशी जो है उनको अपॉइंट किया गया है। देखिए दोनों को बिटवीन त्रिपुरा के बीच में दोनों को इंटरचेंज जो है वो किया गया है। मतलब कि ए कुरैशी जो है वो त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको तो ट्रांसफर किया गया है राजस्थान के अंदर और राजस्थान के इंद्रजीत महंती जो हैं उनको ट्रांसफर किया गया है कहां पर? त्रिपुरा हाईकोर्ट के अंदर। ये जो ट्रांसफर है ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखना। जहां तक बात करें हम लोग अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट जो है वो तो किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन
इनकी जो ओथ है वो दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। जो भी स्टेट के अंदर गवर्नर हैं उनके द्वारा ये ओथ दिलाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां पर आप लोग न्यूज देख सकते हैं कि 8 जजेस एलिवेटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो 8 जजेस जो हैं उनको शफल किया गया है। यहां पर आप लोग देखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं कौन? राजेश बिंदल। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं उनके द्वारा राजस्थान के अंदर 5 नए जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है। फिर आप लोग देखिए तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर आप लोगों को पता होगा कि हिमा कोहली जो हैं उनको तो अपॉइंट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और लखीमपुर जो केस चल रहा है उसकी जो पीठ है उसके अंदर हिमा कोहली शामिल है। और अब जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट के सतीश चंद्र शर्मा जो हैं वो क्या बन चुके हैं? चीफ जस्टिस बन चुके हैं। आगे देखिए आप लोग कर्नाटक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं वो ऋतुराज अवस्थी बनाए गए हैं। तो राजस्थान के जो गवर्नर हैं गवर्नर कलराज मिश्र उनकी द्वारा ओथ दिलाई गई है। किनको दिलाई गई है? अकील अहमद जो है, अकील अब्दुल हमीद कुरैशी, इनको क्या दिलाई गई है? ओथ दिलाई गई है एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। और ये राजस्थान के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये ओथ ली है। देखिए कई बार ये डिमांड उठती है कि जजेस जो है वो हिंदी के अंदर भी अपनी ओथ लें, लेकिन मैक्सिमम जजेस जो है वो इंग्लिश के अंदर अपनी ओथ जो है शपथ वो ग्रहण करते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं पूरी न्यूज जो है वो हम लोगों ने कवर कर ही लिए कि 38वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजस्थान के और इन्होंने रिप्लेस किया है इंद्रजीत महंती। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि त्रिपुरा के इंद्रजीत महंती बन चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मोहम्मद रफीक, ये मोहम्मद रफीक जो हैं ये पहले राजस्थान के अंदर भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। फिर आप लोग देखिए सिक्किम के बने हैं विश्वनाथ सोमादर जो है वो बने हैं। छत्तीसगढ़ के ए गोस्वामी हैं। इलाहाबाद के राजेश बिंदल हैं। मेघालय के रंजीत वी मोरे हैं और तेलंगाना के सतीश चंद्र शर्मा बने हैं। हम लोग यहाँ पर डिफरेंस सीखना चाहते हैं शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 के बीच में। देखिए शेड्यूल 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, पहले तो ये समझिए कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट इसका उल्लेख अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 200 लगभग 31 तक किया गया है। तो आर्टिकल 214 जो है इसमें हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। और यहां पर शेड्यूल 2 जो है, हम लोग देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुल 12 अनुसूचियां हैं, कुल 12 शेड्यूल्स हैं। इनमें से 8 जो अनुसूचियां थी ये तो संविधान के अंदर पहले से ही थी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसके बाद में 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं शेड्यूल जो है इसको जोड़ा गया। 9th शेड्यूल जो है इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में 1951 में जोड़ा गया। 10th शेड्यूल जो है इसको 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के अंदर ऐड किया गया। बात करें हम लोग 11वीं अनुसूची की जो कि पंचायती राज से संबंधित है, इसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और जो नगर पालिकाएं हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, इनके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 1993 के अंदर किया गया। तो ये 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। अब बात करते हैं हम लोग शेड्यूल 2 की। देखिए शेड्यूल 2 के अंदर क्या है? वेतन का उल्लेख है, सैलरी का उल्लेख है। अब सैलरी जो है वो किसके लिए? जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके लिए सैलरी जो है उसका उल्लेख अनुसूची 2 के अंदर किया गया है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट, उनके वेतन का उल्लेख, सैलरी जो है उसका उल्लेख शेड्यूल 2 के अंदर नहीं किया गया है। तो क्या यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं उनकी सैलरी का उल्लेख यहां पर किया गया है? तो बिल्कुल शेड्यूल 2 के अंदर राज्यसभा के सभापति का उल्लेख किया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया। यहां पर क्या आप लोगों को लगता है कि दोनों ही बातों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है? तो हां बिल्कुल है, क्योंकि व्यक्ति एक है, उसने पद जो है वो 2 अलग अलग संभाल रखे हैं और अभी वो जो काम कर रहे हैं वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम कर रहे हैं। इसलिए सैलरी जो है वो एज ए राज्यसभा के चेयरपर्सन के अकॉर्डिंग ही दी जाती है, उपराष्ट्रपति के तहत नहीं। नेक्स्ट देखिए शेड्यूल 3 की हम लोग बात करें तो यहां पर ओथ का उल्लेख है, यानी कि शपथ का उल्लेख है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी अथॉरिटीज हैं उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। लेकिन फिर भी यहां पर भी आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले तो है प्रेसिडेंट,
फिर है वाइस प्रेसिडेंट और फिर है गवर्नर। इन तीनों की शपथ का उल्लेख जो है वो अनुसूची 3 में नहीं है। तो क्या फिर ये शपथ लेते ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये शपथ लेते तो हैं, लेकिन इनसे संबंधित जो ओथ है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे रिलेटेड ही जो आर्टिकल पढ़े जाते हैं उनमें ही इनकी शपथ का उल्लेख है। तो आई होप आप लोग शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के अंदर डिफरेंस समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए कि हाईकोर्ट के जो जजेस ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, उसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 219 के अंदर किया गया है। इस आर्टिकल को आप लोग जरूर याद रखना। और ये ओथ जो है वो रिलेटेड स्टेट्स के गवर्नर के द्वारा दिलाई जाती है। ये भी आप लोग याद रखना, गवर्नर जो है वो इस शपथ को दिलाते हैं। अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन शपथ दिलाई जाती है गवर्नर के द्वारा। यहां पर आप लोग देखिए आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। आर्टिकल 226 क्या कहता है कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको रिट जारी करने का अधिकार है। तो व्हाट इज रिट? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट जो हैं वो कहीं ना कहीं अबॉलिश हो रहे हैं, तो उसके पास में ये राइट्स हैं कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट जो है उसकी शरण ले सकता है। तो जब वो हाई कोर्ट में जाता है अपने अधिकारों को पाने के लिए, तो वहां पर आर्टिकल 226 के तहत वो जा सकता है। और हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार की रिट जो है वो रिलीज कर सकता है, जारी कर सकता है। लेकिन यदि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा। लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। यहां पर एक जो रिट है वो एक्स्ट्रा है किसके पास में? हाई कोर्ट के पास में, और जिसका नाम क्या है? वो है इंजंक्शन, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं अंतरिम राहत। तो यहां पर 5 रिट कौन कौन सी है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए यहां से ही फ्रेम हो जाता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि 5 रिट जो हैं वो कौन कौन सी है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉमन है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए एक स्थापना दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, और 12 अक्टूबर 2021 को सेलिब्रेट किया गया है। ये कौन सा है? तो ये है 28वां स्थापना दिवस है। इसके साथ में ही आप लोग देखिए कि इसकी स्थापना जो है वो 1993 में की गई थी, और 2021 में अब इसका 28वां दिवस जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का वो मनाया जा रहा है। मानवाधिकार जो हैं वो किसी इंसान के लिए इतने कंपलसरी क्यों हैं? ये एक सोचने का गंभीर विषय है कि ह्यूमन राइट जो हैं ये कभी भी अबॉलिश जो है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये एक फ्रीडम जो है, चाहे हम लोग कहें इसमें इकोनॉमिकली फ्रीडम या हम लोग कहें पॉलिटिकल फ्रीडम, रिलीजियन फ्रीडम, हर तरह की फ्रीडम जो है वो इंसान को ह्यूमन राइट से मिलती है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पर आप लोग जब विजिट करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग की साइट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की साइट को, तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रखा है। और यहां पर कई सारे पिक्चर जो हैं वो भी शो कर रखे हैं। जैसे आप लोग इन पिक्चर्स को देखेंगे तो यहां पर जैसे खाना खाने का अधिकार है, मतलब जीवन का अधिकार जो है वो इसमें समाहित है। जैसे हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो इसके अंदर है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था, और फिर इसके अंदर अमेंडमेंट जो किया गया था वो 2006 के अंदर किया गया था मेंबर्स को लेकर। ठीक है, मेंबर्स कितने होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। बढ़ते हम लोग आगे। यहां आप लोग देख सकते हैं कि 28वां स्थापना दिवस जो है वो 12 अक्टूबर 2021 को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक स्वतंत्र निकाय है, ये किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। लेकिन जिस एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया है वो है 1993 का एक्ट। और ये क्या काम करता है? ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स के लिए इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा वॉच डॉग जो है वो कौन सा है? वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर आप लोग देख सकते हैं न्यू दिल्ली के अंदर है। प्रेसिडेंट है अरुण कुमार मिश्रा। मोटो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है वो इसका मोटो है। अभी अरुण कुमार मिश्रा जो है वो चेयरपर्सन है, अपॉइंट किया गया था, देख सकते हैं आप लोग 2 जून 2021 को, और ये जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहां से एक बात तो क्लियर होती है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज रह चुका है उसको
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मेंबर्स की यदि हम लोग बात करें तो 4 मेंबर्स यहां पर है। श्री जस्टिस महेश मित्तल कुमार और ज्योतिका कालरा। फिर आप लोग देख सकते हैं धनेश्वर मनोहर मूले यहां पर हैं। फिर श्री राजीव जैन जो हैं, तो यहां पर मेंबर्स और चेयरपर्सन को आप लोग देख सकते हैं। बात करें मेंबर्स इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो मेंबर्स कितने होते हैं? देखिए, टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 1+8 की है। 1+8 मतलब एक तो होता है अध्यक्ष और 8 मेंबर जो हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर होते हैं। यदि हम लोग बात करें फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो रंगनाथ मिश्र, याद रखना रंगनाथ मिश्र जो हैं वो क्या है, फर्स्ट चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। अगला देखिए, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैग्ना कार्टा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को कहा जाता है, क्योंकि पार्ट 3 जो है वो ह्यूमन राइट जो है वो प्रोवाइड कराने के अंदर मैक्सिमम जो है वो रोल अदा करता है। और सबसे पहले ब्रिटिश जो थे उनके द्वारा 1215 के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए एक लेटर जो था वो रिलीज किया गया था और उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं कि एक मेडल जो है वो जीता गया है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 के अंदर सरिता मोर के द्वारा। और ये जो पदक है वो कौन सा है? ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया है। बहुत ही बेहतरीन देश के अंदर अभी आयोजित हो रहा है जिसका नाम है नॉर्वे। काफी बेहतरीन अपने आप के अंदर काबिलियत रखता है और इसकी कैपिटल क्या है? ओस्लो। ये ओस्लो वही जगह है जहां पर नोबेल प्राइज जो है पीस के लिए वो यहां पर दिए जाते हैं। तो सरिता मौर्य के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो यहां पर जीता गया है। 59 कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है और ये इनका क्या है? पहला मेडल है। ओस्लो जो कि कैपिटल है किसकी? नॉर्वे की है। और यहां पर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो 2 से 10 अक्टूबर 2021 के बीच में करवाई गई है। टॉप 5 मेडल्स हम लोग देख सकते हैं। इंडियन मेंस टेनिस टीम वॉन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 जो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। इसके साथ में टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुए थे यहां पर मेडल जो हैं वो चाइना के द्वारा सर्वाधिक जीते गए। प्रमोद भगत ने रिसेंटली बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीता और ये कौन से खेल के अंदर? टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर जीता गया था। सिल्वर मेडल इन लॉन्ग जंप इन अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 के अंदर शैली सिंह जो हैं इनके द्वारा जीता गया। गोल्ड मेडल इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप तो संजीत कुमार के द्वारा जीता गया है। यहां पर कुछ बुक्स जो हैं वो हम लोग देख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी है। अनब्रेकेबल की यदि हम लोग बात करें तो एमसी मैरीकॉम जो है इनका संबंध है मणिपुर से और इनकी ही ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल। बिलीव किसकी है? क्रिकेट प्लेयर है सुरेश रैना, याद रखना सुरेश रैना की ये ऑटोबायोग्राफी है बिलीव। और प्लेइंग इट्स माई वे काफी फेमस है, प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर की है। ठीक है, तो ये तो आप लोग गलत करोगे ही नहीं। वी आर डिस्प्लेस्ड, क्या ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं? ठीक है, वी आर डिस्प्लेस्ड जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है या फिर मैं बता देता हूं, चलिए मैं बता ही देता हूं किसकी बुक है? ये बुक है यूसुफ मलाला की। तो यूसुफ मलाला की ये जो बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। चलिए फिर भी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन जो है एक बुक का नाम पूछ ही लेता हूं। ठीक है, एक बुक जो है काफी फेमस रही है, बहुत ज्यादा ये फेमस रही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, बियॉन्ड इट्स माई ड्रीम ये किसकी बुक है? बियॉन्ड इट माई ड्रीम जो है ये किसकी बुक है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पीएम गति शक्ति योजना जो है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो है इसका शुभारंभ किया गया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना क्या है। देखिए 16 अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं या हम लोग कहें कि 16 अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं उनको एक साथ कोलैबोरेट कर दिया गया है ताकि जो भी क्लियरेंस है वो सभी डिपार्टमेंट से एक साथ हासिल की जा सके, मिल सके। आप लोगों ने सिंगल विंडो एक्ट के बारे में सुना होगा। जब भी कोई बड़ा उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, यदि उसको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उस कंडीशन के अंदर वो फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अंदर ही अपने इरादे खो देता है। तो इसके इरादे जो हैं वो हमेशा के लिए बने रहें, इसीलिए सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट जो है वो लाया गया था। ठीक उसी की तर्ज पर हम लोग देख सकते हैं कि एक 1000
लाख करोड़ का एक फंड जो है वो यहाँ पर रिलीज किया गया है। फंड मतलब कि फंड से कोष बनाया गया है पीएम गति शक्ति योजना के लिए। इसके तहत एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाएगा। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं इंपोर्ट की, तो भारत के अंदर इंपोर्ट कोई विदेशी जो है वो कब करेगा और क्यों करेगा? भारत के अंदर उसकी फाइल जो है वो जल्दी क्लियर हो, इसके साथ में ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा अच्छा डेवलप हो, तभी तो जाकर वो जो है वो हमारे देश के अंदर क्या करेगा, वो यहाँ पर स्पेंड जो है एक्सपेंडिचर वो कर पाएगा। इसके साथ में ही इससे क्या होगा कि भारत का एक्सपोर्ट जो है वो भी इससे बढ़ेगा। भारत के अंदर कई तरीके के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम इनवाइट करने के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना जरूरी है। तो 15 अगस्त 2021 को रेड फोर्ट से जो है वो इस योजना को पहले भी अनाउंस किया जा चुका है। तो ये पूरे देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक मास्टर प्लान जो है वो अनाउंस किया गया है 13 अक्टूबर 2021 को। तो फर्स्ट एवर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान जो है, नाम याद रखना, प्रधानमंत्री गति शक्ति जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब इसमें होगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो यूथ के लिए वो डेवलप होगी। इसके साथ में लोकल फॉर वोकल, मतलब जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यदि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर का मींस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मींस है कि यदि वो कोई अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाह रहा है तो उसको फंड दिया जाए, उसके लिए उसको जगह दी जाए, उसके लिए उसको ब्याज रियायती दर ब्याज जो है वो कम से कम लिया जाए, यानी कि रियायती दरों पर उसको ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जाए। तो ऐसी कई सारी फैसिलिटीज जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सी जो है वो करेक्ट आंसर है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो रणदीप गुलेरिया जो है ये करेक्ट आंसर है। एम्स की ये डॉक्टर है जो कि आप लोग देखते होंगे कि लंग जो है इसमें कई सारी डिजीज क्रिएट हो जाती हैं, तो उसी के ये डॉक्टर है जिनको क्या कहा जाता है, पल्मोनोलॉजिस्ट जो है वो कहा जाता है। और इनको दिया गया है 22 लाल बहादुर शास्त्री जो है वो नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के लिए दिया गया है। टॉप 5 अवार्ड्स की यदि हम लोग बात करें तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड जो है वो शाहजी एनम को दिया गया है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जो है वो सुरेश मुकुंद को दिया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन सिक्स्थ मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जॉर्डन क्लार्कसन को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो नितिन राकेश जैरी विंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इसे न्यूज ऑफ द डे के अंदर भी कवर कर लिया था लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में कवर नहीं किया था, अब हम लोग कवर कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किसने किया है? तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और इसमें भी सेम हम लोग बात कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इन फील्ड ऑफ स्पेस। तो यहां पर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, टाटा की यदि हम लोग बात करें, लार्सन टुब्रो की बात करें, एलएनटी की बात करें, तो ऐसी कई सारी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको इनवाइट किया गया है स्पेस की क्षेत्र के अंदर, ताकि स्पेस जो है वो अपनी ऊंचाइयां जो है उनको छू सके। ठीक है, तो स्पेस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ही कई सारी प्राइवेट एजेंसीज को यहां पर इनवाइट किया गया है और उसी के तहत जो है इंडिया स्पेस एसोसिएशन की स्थापना की गई है। और डेट आप लोग याद रखना, 11 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में अन्नोत्सव योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड के द्वारा ये बेहतरीन योजना जो है वो शुरुआत की गई है। इसमें होगा क्या कि एक न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए एक किट जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये कितने हैं, 14 लाख जो है वो राशन किट प्रोवाइड कराई जाएंगे एक मंथ के अंदर। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो भी तो चल रही है, लेकिन वो तो उसका लाभ तो जनता को मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ में ये एडिशनल जो है ये लाभ भी जनता को मिलेगा। तो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जो हैं, इनके द्वारा इस योजना को क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है, जिसमें एडिशनल फूड ग्रेन्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। एस्टेब्लिश जो है वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। आप लोग को पता है कि यूपी से अलग होकर इसका निर्माण किया गया था। कैपिटल है देहरादून। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। चीफ जस्टिस जो हैं वो रघुवेंद्र सिंह चौहान हैं। असेंबली सीट जो हैं वो कितनी है यहाँ पर? राज्यसभा सीट जो है वो कितनी है? 3 है। लोकसभा सीट जो है वो 5 है और 70 जो है
वो क्या है, असेंबली सीट्स हैं। ठीक है, तो 70 जो हैं वो कौन से यूनियन टेरिटरी की असेंबली सीट्स हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये बिल जो है, यानी कि कंट्रोवर्शियल बिल है, मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 को वापस लिया गया। देखिए, वापस लेने का कारण, सबसे पहले रीजन आप लोग समझिए। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल जो था उसको प्रेजेंट किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि लड़की की उम्र जो है वो है 18 वर्ष और लड़के के लिए उम्र है 21 वर्ष। यदि विवाह होता है तो विवाह के पश्चात जो है उस विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ये तो लिखा हुआ था उस जो सबसे पहले बिल बना था उसके अंदर, लेकिन फिर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। यहां पे आप लोग जो अमेंडमेंट वर्ड देख रहे हैं, फिर इसमें अमेंडमेंट करके ये लिख दिया गया कि अमेंडमेंट करके ये जो 18 वर्ष और 21 वर्ष की ये जो यहां पर क्राइटेरिया है इसको यहां से रिमूव कर दिया गया। और रिमूव करने के बाद ये कहा गया कि हर मैरिज जो है, चाहे वो किसी भी तरह की मैरिज हो, चाहे वो बाल विवाह ही क्यों ना हो, उसको भी रजिस्टर कराना जरूरी है। तो यहां पर फिर गवर्नमेंट के द्वारा ये तर्क दिया गया कि आपने इस आयु सीमा को क्यों हटाया। तर्क ये दिया गया कि आयु सीमा को हटाने के बाद यदि मान लीजिए कि किसी बालिका का यदि बाल विवाह होता है तो उस परिस्थिति में यदि उसके हस्बैंड गुजर जाते हैं तो भी उसे विधवा पेंशन जो है वो मिल सके। लेकिन ये तर्क जो थे वो निराधार थे। यहां पर इसी को देखते हुए ये जो बिल है इसका विरोध किया गया, भयंकर विरोध किया गया कि ये जो बिल है ये तो बाल विवाह को प्रोत्साहित कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसीलिए ये जो बिल है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा वापस ले लिया गया। तो काफी कंट्रोवर्शियल मैरिज ये बिल रहा और इसको वापस ले लिया गया है किसके द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं सारे रीजन जो है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक इंडिया के अंदर पहला ड्राई रन जो है वो कंडक्ट करवाने के लिए वोटिंग करवाई गई है और यहां पर देख सकते हैं कि वोटिंग थ्रू स्मार्टफोन। तो यहां पर जो वोटिंग होती है इलेक्शंस के अंदर, क्या वो स्मार्टफोन से कराया जाना चाहिए? तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ड्राई रन जो है वो कौन से स्टेट में करवाया गया है? तो तेलंगाना के अंदर ये ड्राई रन जो है वो करवाया गया है। ड्राई रन का मींस क्या होता है? तो ड्राई रन, वेट रन, तो क्या ये हो सकता है? देखिए, इसको आप लोग एक एग्जांपल से समझिए कि वैक्सीन का जो है वो ड्राई रन करवाया गया था। आप लोग को पता है कि वैक्सीन जो है वो 16 जनवरी 2021 से लगना शुरू हुई थी, लेकिन इससे पहले इसका ड्राई रन जो है वो करवाया गया था। ड्राई रन का मींस है कि जैसे मान लीजिए कि वैक्सीन जो है वो निकल रही है, आप मान सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट से, तो एक बैग जो है या एक बॉक्स के अंदर वैक्सीन तो नहीं रहेंगी, लेकिन वो बॉक्स जो है वो खाली ही जा रहा है। उस खाली बॉक्स को हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया जाएगा, हॉस्पिटल से डिस्पेंसरी तक कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी? तो इसमें ड्राई रन को आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें वैक्सीन नहीं थी और इसी की फिर प्रैक्टिस की गई कि जब वो रनिंग कंडीशन में आएगी तो फिर कैसे यूज करेंगे। ठीक वैसे ही कि जब स्मार्टफोन से वोटिंग होगी तो वो उसमें कौन कौन सी परेशानी आ सकती हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इसी को हम लोग कह रहे हैं कि भारत के अंदर पहला ड्राई रन जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा तेलंगाना के अंदर किया गया है। आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मतदाता दिवस जो है, मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था? कब मनाया जाता है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो है वो कब मनाया गया था? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आप लोग को समझा ही दिया है कि तेलंगाना के अंदर जो है वो इसकी ट्रायल जो है वो की जाएगी। तेलंगाना की बात करें, कैपिटल है हैदराबाद। फॉर्मेशन किया गया था 2 जून 2014 को। गवर्नर है तिमिल से सौंदरराजन जो है वो यहाँ की गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकलव्य स्कूल के लिए एनजीओ के साथ में टाइप किया गया है और ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये टाइप जो है वो किया गया है। एकलव्य स्कूल होते क्या है कि ये एक रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं कि जहां पर बच्चे जो हैं वो वहीं पे रहते हैं और वहीं पर पढ़ते हैं। इसीलिए 3 जो एकलव्य स्कूल हैं उनके लिए 3 एनजीओ के साथ में यहां पर टाइप किया गया है। तो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और इनके बेहतर भविष्य के लिए ये टाइप जो है वो किए गए हैं। चलिए, अगस्त मंथ के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये किसका जन्म दिवस है? यानी कि इस दिन इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने जो था वो गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो के अंदर। नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर है। तो ये इनका क्या था? गोल्डन थ्रो था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। विश्व शेर दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है और 29 जुलाई को टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एंथ्रेक्स निमोनिया के केसेज जो हैं वो चाइना के अंदर पता चले थे। ये पूरे विश्व में पहली बार ऐसे केसेज जो थे वो देखे गए थे। नेक्स्ट देखिए, काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आविष्कार के लिए पेटेंट देने वाला पहला देश जो है वो साउथ अफ्रीका बन चुका है। हाल ही में लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया है, तो वो कौन सा है, 127 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में क्षय रोग के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं, तो लगभग 65% जो है वो टीबी के मामले हैं। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना जो है वो किस राज्य सरकार की है, तो वो है मेघालय की। 8 अगस्त 2021 को किस राज्य ने हरेली त्योहार को मनाया है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इसे मनाया गया है। 13 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के परमाणु बम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है, तो वो है पाकिस्तान के। एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है वो कौन बनी थी, अदिति माहेश्वरी बनी थी, राजस्थान से इनका संबंध था। ज्योतिराज सिंधिया ने हाल ही में उड़ान योजना के तहत किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो वो है महाराष्ट्र। किस भारतीय कंपनी ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग्स की 10% हिस्सेदारी खरीदी है, तो वो है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के द्वारा। 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को, तो यहां पर ऑल जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पोर्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए माई पोर्ट ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। 11 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, तो यहाँ पे देखिए डिजिटल जनरेशन ओवर फ्यूचर जो है, ओवर जनरेशन, ये इसकी थीम थी। हाल ही में अबोलनसन बनिंद सिंह का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और ये किस देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो ईरान के ये पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा मालाबार युद्धाभ्यास किया गया है, तो ये किस किस के बीच में, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है। भारतीय रेलवे के द्वारा 2 मालगाड़ियां जो हैं वो शुरू की गई हैं और ये क्या है कि काफी लंबी हैं। फ्रेट ट्रेन जो है, मालगाड़ियां ट्रेन शुरू की गई हैं। आप लोग कल जो है, जो आप लोगों ने करंट अफेयर के ये जो मेरा क्वेश्चन पूछा गया था, इसके आप लोगों ने आंसर जो थे वो बड़े अच्छे से किए थे। मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 को जारी करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा बन गया है, तो यहाँ पर कर्नाटका जो है वो फर्स्ट स्टेट है। तो आप लोगों ने काफी अच्छे इसके आंसर किए थे। इसी प्रकार आज भी जो है वो आप लोगों को आंसर करने हैं। अब बुक टाइटल हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, सेशन को लाइक करना है आप लोगों को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में ही MCQ के लिए क्विज जो है वो आप लोगों को अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम चैनल पर, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, तो सर्च कीजिएगा आप लोग, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है आपको। और इसके साथ में ही जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अगस्त मंथ के, उनका भी यहाँ पर MCQ आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।